हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना स्वर्ण किरण का प्रकाशन कब हुआ? तो सुमित्रा नंदन जी की जो रचना है स्वर्ण किरण, इस रचना का प्रकाशन किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा 1947 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। था आप बोलोगे चिदम्बरा के लिए, तो चलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की प्रथम कविता संग्रह है। तो महादेवी वर्मा जी की प्रथम कविता संग्रह कौन सी है? आपका सही उत्तर होगा कि ये निहार है। कौन सी है? निहार। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो ये यामा ये भी महादेवी वर्मा की रचना है, नीरजा भी महादेवी वर्मा जी की रचना है। लेकिन जो प्रथम कविता संग्रह है महादेवी वर्मा का वो निहार होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्त्य व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? आपका सही आंसर है कि ये जो भ वर्ण है ये आपका वर्त्य व्यंजन का उदाहरण नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या है। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपका सही उत्तर होगा कि उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और यदि इसमें अंग और अ यदि अंग और अह को इसमें सम्मिलित कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो इनकी संख्या 13 होती है। लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 11 होते हैं। ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। तो इन चारों में से विशेषण कौन नहीं होगा? आपका सही उत्तर है कि इनमें विशेषण आर्थिक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो माधुर्य यहाँ पे विशेषण है, बचपन विशेषण है, शैशव विशेषण है, आर्थिक ये विशेषण नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि पवित्र में संधि है। तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि होती है? आपका सही उत्तर होगा कि पवित्र में अयादि संधि होगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में संघर्षी व्यंजन है। तो इन चारों में से संघर्षी व्यंजन कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि संघर्षी व्यंजन ये स होगा, स ह। ये संघर्षी या उष्मीय व्यंजन होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का शासकीय कार्यों में प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके हर्षवर्धन के शासनकाल में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तमावस्था क्या होनी चाहिए? आपका सही उत्तर होगा कि ये घनिष्ठतम होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? आपका सही उत्तर है कि इसमें सावधान, इसमें ई प्रत्यय होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो सावधानी में कौन सा प्रत्यय होगा? ई प्रत्यय। तो चलिए अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उपसर्ग या प्रत्यय निकालते समय वहाँ पर जो शब्द बचता है उस शब्द का कोई सार्थक अर्थ होना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर हम ई प्रत्यय को अगर निकाल दें तो यहाँ पे कौन सा शब्द बचेगा? सावधान। तो सावधान जो शब्द है इसमें ई प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाता है तो सावधानी बनता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि गुणवाचक जो विशेषण है इनमें से वो आपका नया होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि नागर का पर्यायवाची शब्द है। तो नागर जो शब्द है इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि यहाँ पे चतुर नागर का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो इन चारों में से अर्धस्वर कौन सा होगा? आपका सही उत्तर है कि ये यहाँ पे अर्धस्वर होता है। ऑप्शन
ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? दो। एक य होता है अर्धस्वर, दूसरा व। य और व ये क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है, तो इन चारों में से महाप्राण व्यंजन कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि महाप्राण, यहाँ पे थ दिया गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो महाप्राण किसको बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है उसको आप महाप्राण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा ये त थ, तो त वर्ग का जो दूसरा अक्षर है वो यहाँ पे थ है, तो दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, वो महाप्राण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि हरियाली है, हरियाली ये किस प्रकार की संज्ञा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये हरियाली ये एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी व गढ़वाली भाषा की परिनिष्ठित बोलियां क्रमशः हैं, तो कौन सी होगी? आपका सही आंसर है कि ये खसपड़जिया व श्रीनगरिया होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि उन शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसून का पर्यायवाची शब्द है, तो प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि प्रसून ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है, या प्रसून का पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विषम चुनिए, तो इन चारों में से विषम शब्द कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि यहाँ पे ये बघेली विषम दिया गया है। ऑप्शन ए डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में एक समान सिविल संहिता के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड में किसको बनाया गया है एक समान सिविल संहिता के लिए अध्यक्ष? आपका सही उत्तर होगा कि ये रंजना देसाई को बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं में गोरखाओं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? आपका सही आंसर होगा सूबा जोगामल शाह को ये कुमाऊं का प्रथम सूबा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये जो सवाल है ये 8 जनवरी 2023 को ये पटवारी की परीक्षा में भी पूछा गया था कि कुमाऊं का प्रथम सूबा ये किसको बनाया गया है? आपका सही आंसर क्या था वहाँ पे? सूबा जोगामल शाह को। तो चलिए अगला प्रश्न है कि सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो सातवाहन जो वंश है इतिहास से संबंधित, उसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है? आपका सही उत्तर होगा मत्स्य पुराण में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? आप बोलोगे 18 पुराण हैं, और इन 18 पुराणों में सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, और सबसे प्रामाणिक जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल का सर्वाधिक लंबा शासनकाल किस वंश का रहा? तो सल्तनत काल का सबसे अधिक जो शासन है वो किस वंश का रहा है? आपका सही उत्तर होगा कि ये रहा है आपका तुगलक वंश का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। तो आत्मीय सभा का गठन ये किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कब किस वर्ष किया गया था? आपका सही उत्तर होगा कि 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना ये किस वर्ष होती है? आपका सही उत्तर होगा कि 1975 में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की स्थापना होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में राजत्व का सिद्धांत दिया गया। तो राजत्व का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है सल्तनत काल में? आपका सही उत्तर होगा कि यह वल्वन के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कैलाश मानसरोवर के लिए किस शासक ने गोंठ भूमि दान में दी थी? तो कैलाश मानसरोवर के लिए किस शासक ने गोंठ भूमि दान की थी? आपका सही आंसर होगा कि यह आपके बाज बहादुर चंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोड़े सिलोंगू बिरासू आदि जौनसारी जनजाति के क्या हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये जौनसारी से संबंधित हैं और जौनसारी के ये गीत हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भोटिया जनजाति में प्रचलित मुनसा है। तो भोटिया जनजाति में ये मुनसा क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये यहाँ पे शीतकालीन आवास को मुनसा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया है? तो किस वर्ष जोड़ा गया है? आपका सही उत्तर होगा कि ये 1896 में जोड़ा गया है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सी परियोजना गंगा नदी पर नहीं है? तो इन चारों में से कौन सी परियोजना है जो गंगा नदी पर नहीं बनाई गई है? आपका सही आंसर होगा कि ये जो छिबरो नामक परियोजना है ये गंगा नदी पर नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पौड़ी गढ़वाल के कितने ज़िले से सीमा बनाता है? तो पौड़ी गढ़वाल ये कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये जो पौड़ी गढ़वाल है ये 7 जनपदों से सीमा बनाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में एवस्टस पाया जाता है। तो राज्य में एवस्टस ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि पौड़ी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी ताल लघु हिमालय में स्थित है? तो लघु हिमालय में कौन सा ताल अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि भीमताल ये लघु हिमालय में अवस्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। तो किसके द्वारा लागू की गई थी? आपका सही उत्तर होगा कि भारत में विलियम बेंटिंग के द्वारा ये अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य में सबसे लंबा व सबसे छोटा रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो कौन सा होगा? आपका सही आंसर है कि पंतनगर व चिन्यालीसौड़ वाला जो हवाई अड्डे हैं ये सबसे लंबा व सबसे छोटा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर होगा कि यह लगभग 85% है। ऑप्शन बी आपका सही दिया गया है। तो सड़क यातायात ये उत्तराखंड में अधिक है। कितना है? 85%। चलिए अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? आपका सही उत्तर होगा कि शिशु प्रतिशत का आपका 13.44 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि थारुओं की फसल रक्षक देवी है। तो थारू जनजाति की फसल रक्षक देवी के रूप में कौन सी जानी जाती है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका जगमथिया देवी जानी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गण पर्वत तथा राजगिरी रजतगिरी किसका उपनाम है? तो किसका उपनाम है गण पर्वत और रजतगिरी? आपका सही उत्तर होगा कि ये कैलाश पर्वत के उपनाम हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक हैं। तो गुरुमुखी जो लिपि है
इस लिपि का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? आपका सही आंसर होगा गुरु अंगद देव। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये गुरु अंगद देव ये सिख धर्म के दूसरे नंबर के गुरु थे और इनका नाम लहना भी था। इनका नाम क्या था? लहना। और इनको गुरु अंगद देव के नाम से भी जानते हैं, लहना नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सालबाई की संधि हुई थी। तो सालबाई की संधि ये किस वर्ष होती है? आपका सही आंसर है कि सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में अधा व विख क्या था? तो अधा व विख ये सल्तनत काल में क्या था? आपका सही उत्तर होगा कि ये सिक्के थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। तो शंख लिपि का प्रयोग ये किस में हुआ है? किस ताम्रपत्र में हुआ है या किस लेख में हुआ है? आपका सही उत्तर होगा कि इस शंख लिपि का जो प्रयोग है वो आपका बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्य जारी रहा। तो कब रहा? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका 17 जून से 2 जुलाई तक रहा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। केदारनाथ में जल आपदा किस वर्ष आती है, कब आती है? आप बोलोगे कि 16-17 जून को 2013 में यहाँ पे जल आपदा आती है और 17 जून से 2 जुलाई तक यहाँ पे राहत एवं बचाव जो कार्य है वो जारी रहता है। अगला प्रश्न है कि बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य मुख्य केंद्रीय भ्रंश स्थित है। यह निम्न में से किस स्थान से नहीं गुजरता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि यह पाटलिपुत्र से होकर के नहीं गुजरता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौखरी वंश का अंतिम शासक था। तो मौखरी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सही उत्तर होगा ग्रहवर्मन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी? आपका सही आंसर होगा कि इसकी जो स्थापना है वो 1874 में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि SMILE 75 का संबंध है तो किससे है? आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो संबंध है वो आपका भिक्षावृत्ति से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है तो कब, कितनी तारीख को मनाया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि 10 अगस्त को ये विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पामीर अंग है। तो ये जो पामीर है उत्तराखंड का, दूधातोली को बोलते हैं उत्तराखंड का पामीर, और ये किसका हिस्सा है? आपका सही आंसर होगा कि यह मध्य हिमालय का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गणनाथ मेला लगता है तो गणनाथ मेला ये किस दिन आयोजित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान प्रथम विश्व का कौन सा चंद्र अभियान था? आपका सही आंसर होगा कि यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन था? तो सबसे पहले पंचायती चुनाव करवाने वाला पहला राज्य कौन सा था 73वें संविधान में जब संशोधन हो गया था? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका जो प्रथम राज्य था वो आपका मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो सबसे पहले ये जो पंचायती राज प्रणाली है ये कहाँ से लागू होती है? राजस्थान से होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि राजस्थान से पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। सबसे पहले कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1959 को ये राजस्थान के नागौर जनपद से पंचायती राज प्रणाली शुरू होती है और उसके बाद मध्य प्रदेश से होता है शुरू। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है
कि इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ है। तो कब हुआ है इसका प्रकाशन शुरू? आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो प्रकाशन है वो आपका 1903 में हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में गणपूर्ति उल्लेखित है? तो गणपूर्ति का उल्लेख ये किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 100 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण बैंक का गठन हुआ है तो किस वर्ष होता है ग्रामीण बैंक का गठन? आपका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण बैंक का गठन किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुंदर ढोंगा ग्लेशियर स्थित है तो कहाँ पे अवस्थित होगा? आपका सही आंसर है बागेश्वर में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नदी ये काली नदी होगी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्य सेन का संबंध है तो लक्ष्य सेन ये किस खेल से संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि लक्ष्य सेन ये आपका बैडमिंटन से संबंधित हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित हुए हैं? आपका सही उत्तर होगा कि बर्मिंघम में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? आपका सही उत्तर होगा अहमदाबाद को ये भारत का मैनचेस्टर नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है जवाहर सुरंग स्थित है तो जवाहर सुरंग ये कहाँ पे किस दर्रे पर अवस्थित है? आपका सही उत्तर होगा कि बनिहाल दर्रे पे जवाहर सुरंग अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन हैं? आपका सही उत्तर होगा कि अश्वघोष बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा कि सूती कपड़ा उद्योग ये सबसे प्राचीनतम व सबसे विशालतम उद्योग है। कौन सा? सूती कपड़ा। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र है तो कौन सा होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा गोंडवाना तंत्र। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमि वाला देश है तो जहाँ पे सर्वाधिक रामसर आर्द्र भूमियाँ हैं वो कौन सा देश होगा विश्व का? आपका सही आंसर है कि वो आपका ब्रिटेन होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला सवाल रीजनिंग से संबंधित है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर के 9 किलोमीटर चलता है। तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर है? तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करते हो कि 1 किलोमीटर अपने चलता है इस तरीके से, तब आपका सही जो उत्तर है वो क्या निकलना चाहिए? आपका सही उत्तर निकलेगा सॉल्व करने के बाद 5 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी वर्ष में यदि 25 मई को रविवार का दिन है तो उसी वर्ष 25 दिसंबर का सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो उस दिन कौन सा सप्ताह होना चाहिए? इस प्रश्न में आपको विषम दिन निकालने होंगे, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आपका जो सही उत्तर है वो गुरुवार आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी चित्र में एक स्त्री को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा कि इसकी माँ की माँ मेरे पिता की माँ है। तो चित्र वाली स्त्री से क्या संबंध है? तो इसमें आपको डायग्राम बनाना है और आपका जो करेक्ट उत्तर है वो आपका ममेरा भाई निकलना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था तो सूरत विभाजन इसका नेतृत्व किसने किया था? आपका सही उत्तर होगा कि तिलक के द्वारा नेतृत्व किया गया था सूरत अधिवेशन का। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वो कौन से होंगे? अर्थात उपग्रह रहित ग्रह कौन से होते हैं? आपका सही आंसर होगा कि बुध व शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी गई है आपसे। आपका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है वो एनी बेसेंट थी, और एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनती है? आप बोलोगे 1917 में ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। लेकिन सरोजनी जो नायडू है ये 1925 में कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनती है, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजनी नायडू। क्योंकि ये जो एनी बेसेंट है ये आयरलैंड की मूल निवासी हैं। कहाँ की हैं? आप बोलोगे आयरलैंड की। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ है तो किस वर्ष होता है? आपका सही उत्तर होगा कि इसका जो गठन है वो आपका 1924 को हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट ये किस वर्ष पारित होता है? आपका सही उत्तर होगा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ये पारित हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डूबता हुआ गांव किसकी रचना है? तो डूबता हुआ गांव ये रचना का नाम है, और ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा अबोध बहुगुणा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिवी पर्स संबंधित है तो प्रिवी पर्स ये किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर होगा कि ये पूर्व राजा से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस के कारण देश में पहला जनता कर्फ्यू कब लगाया गया है? तो किस वर्ष लगाया गया था प्रथम जनता कर्फ्यू? आपका सही उत्तर होगा कि प्रथम जो जनता कर्फ्यू है वो 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की श्वेता वर्मा का संबंध है तो श्वेता वर्मा ये किस खेल से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपका सही उत्तर होगा खेल से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्रों में नगर पंचायत का दर्जा कितनी आबादी पर दिया जाता है? तो नगर पंचायत का दर्जा किसको दिया जाता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये 10,000 से अधिक की जहाँ पर आबादी होती है उस स्थान को, उस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका अपरांत शब्द का मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि चंपावत स्थित सूर्य मंदिर है तो चंपावत में कौन सा सूर्य मंदिर है? आप बोलोगे कौन सा सूर्य मंदिर होगा चंपावत में? आपका सही आंसर है कि रमक सूर्य मंदिर, ये आपका चंपावत में है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में होगा, पलेठी का सूर्य मंदिर आपका टिहरी में होगा, और रमक सूर्य मंदिर यह आपके चंपावत में होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नंदा राज जात यात्रा के दौरान कौन से पड़ाव में कुमाऊं के लोग भी शामिल होते हैं? तो कुमाऊं के लोग किस पड़ाव में सम्मिलित होते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपके नंद केसरी वाला जो पड़ाव है यहाँ पे कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो किस वर्ष प्रारंभ होता है? आपका सही उत्तर होगा कि ये आपका 1962 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है।